ये प्रोटेस्ट है, ये डकैती है, ये हत्या है, लूट है, और इसके बाद सरकार चुप खड़ी हो, उसकी पुलिस मूक दर्शक बनी रहे। बीजेपी बाहर का गुंडा लेकर ये उसका प्लान है। ममता बनर्जी यहाँ पे दंगाइयों को शय दे रही है, दंगाइयों को अलाउ कर रहे हैं, सिर्फ इस बार नहीं, इससे पहले भी। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात करेंगे कि ममता ने कैसे मौलानाओं के लिए ममता दिखाई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में हुई हिंसा के बाद राज्य भर के इमामों, मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की है। इस बीच इमामों ने दावा किया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं किया जाएगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आज बंगाल की तस्वीर, जहां बड़ी संख्या में इमाम पहुंचे, मौलाना पहुंचे, और इन सब के साथ एक बड़ी बैठक ममता बनर्जी ने की है वक्फ कानून को लेकर। अब इमाम कह रहे हैं कि वो ममता को आने वाले दिनों में पीएम के तौर पर देखते हैं। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी ने इन इमाम और मौलानाओं के साथ एक डील कर ली है। वो वक्फ संशोधन कानून नहीं आने देंगी और बदले में उन्हें सियासी समर्थन मिलेगा। यानी ममता के पास हिंसाग्रस्त इलाके में जाने का समय नहीं, लेकिन मौलानाओं से समर्थन के लिए समय जरूर है। आज महाभारत इस पर करूंगी। इसी के साथ साथ सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं कि बंगाल की मजबूरी, योगी जरूरी है। पश्चिम बंगाल की हिंसा पर योगी आदित्यनाथ ने कल बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज पश्चिम बंगाल में योगी की डिमांड बढ़ गई है, और अब वहां पर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि यहां डंडे वाला इलाज चाहिए, योगी आदित्यनाथ वाला इलाज चाहिए, यहां बंगाल में भी योगी चाहिए। अब योगी के कल के बयान पर ममता का पलटवार भी आया है। ममता कह रही हैं वो योगी नहीं भोगी हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी को अंडा करने वाले डंडे की बात कर रहे हैं। आज इस सियासत पर भी महाभारत होगी। और इसी के साथ साथ वक्फ पर सुप्रीम सुनवाई शुरू हो गई है। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। 73 याचिकाएं दाखिल की गई है, जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने सुनवाई शुरू की। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने यह सुनवाई शुरू की है। लेकिन जो बड़ी बातें कही हैं कोर्ट ने, वो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहती हूं। जरा दिखाइए जो बड़ी बातें आज कोर्ट ने कही हैं, और ये 3 सदस्यीय बेंच ने कही। वक्फ कानून का दुरुपयोग होता आया है, ये बड़ी बात। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वक्फ बाय यूजर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। यह सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वक्फ बाय यूजर को लेकर बार बार जो मुस्लिम संगठन है सवाल उठा रहे हैं। आज कोर्ट ने भी यह पूछा। जामा मस्जिद भी वक्फ बाय यूजर है, यह भी बात आज कोर्ट के पहले दिन की सुनवाई में आई। यानी कि उसके कोई दस्तावेज नहीं है। क्या एएसआई इमारतों को वक्फ घोषित कर सकते हैं, ये कोर्ट ने पूछा है। यानी जो एएसआई का संरक्षण में इमारतें हैं उन्हें भी वक्फ घोषित कर दिया गया है क्या, ये कोर्ट का सवाल था। यह भी कि बार बार धार्मिक बातों का हवाला कोर्ट में न दिया जाए। यानी कोर्ट यहां पर क्या सही है क्या गलत है वो तय करेगा। धर्म का हवाला बार बार न दिया जाए। 22 में से 2 ही सदस्य गैर मुस्लिम होंगे, यह भी कोर्ट ने आज कहा। इसी के साथ आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष है, सब पर लागू होगा। कोर्ट ने कहा कि जब हमने हिंदुओं के लिए कानून बनाए हैं तो हम मुसलमानों के कानून को भी देखेंगे। संपत्तियां धर्मनिरपेक्ष हो सकती हैं, और यह भी कि हिंदू कोड बिल में भी ऐसा ही किया गया था। तो कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां आई हैं उनके मायने क्या हैं, आज ये भी आपको समझाऊंगी, ये भी आज आपको समझाऊंगी। इसी के साथ साथ सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं। संसद में पास नया वक्फ कानून सही या गलत, इसकी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। विपक्षी नेताओं के साथ साथ कई मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग की गई है, और जब ये ओवरलैपिंग की गई है
देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो फाइनल निर्णय होता है ना, उसके बाद हमें क्या कहना, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ वही लोग जो याचिकाएं डाल रहे हैं, वही लोग मुसलमानों को भड़काकर जो है रोड पे भी ला रहे हैं। ये इस तरह के जो भाषण हैं लोगों के, ये बड़े गैर संवैधानिक भी हैं और समाज को तोड़ने वाले, नफरत फैलाने वाले बयान हैं। अब देखिए, कल तक 1 घंटे में इलाज करने की धमकी देने वाले नेता भी आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ कानून का दुरुपयोग होता आया है और हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा की घटनाएं हैरान करने वाली है कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है। एक तरफ देश के उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ कानून को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा बंगाल में, और वहां की मुख्यमंत्री पीड़ितों से नहीं बल्कि आज मौलाना और मौलवियों से खास मुलाकात कर रही है। बीजेपी बाहर का गुंडा लेकर ये उसका प्लान है। उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए। चालाकी से काम लीजिए। और ये भी एक है, हर समाज में कुछ कुछ गद्दार होता है। ममता के बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। वोट बैंक के लिए अब कहां तक गिरेंगी, कितना गिरेंगी, क्या मतलब है इसका? हिंदू मारे जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। अब तो टीवी में आप लोग सब दिखा रहे हैं किस तरह से एक ही गली में हिंदुओं की दुकान जलाई गई, मुस्लिम की छोड़ दी गई। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है, और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। बंगाल में लोग पलायन करने को मजबूर हैं। दीदी उन्हें समझाने के बजाय मुस्लिम धर्मगुरुओं और इमामों को सांत्वना दे रही हैं। कह रही हैं कि बंगाल में किसी भी कीमत पर यह काला कानून लागू नहीं होगा। जोगी बड़ा बड़ा बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? किसने एनकाउंटर में नहीं मारा? एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान दिया था। जब ये संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। पश्चिमी बंगाल में 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। हमारे मुख्यमंत्री जब भी कोई बात कहते हैं वो आंख बंद करके ही कहते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश 0 हो गया और वो खुद 0 होने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे डंडा, जो अंडा बना दिए उत्तर प्रदेश को हर चीज में, वो डंडे की बात कर रहे हैं। अखिलेश दीदी के साथ खड़े हैं और दीदी मौलाना और मौलवियों के साथ। समस्या ये है कि बंगाल में जो लोग हिंसा की भेंट चढ़े, उनके पास मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी तक नहीं पहुंची हैं। सरकार और विपक्ष दोनों ही अब सुप्रीम कोर्ट पर नजरें गड़ाए हुए बैठा है। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर कल इस मामले में सुनवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ महाभारत में बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जी जुड़ी हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। फैज खान साहब, कन्वीनर MRM मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जुड़ रहे हैं। और विष्णु शंकर जैन, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत जरा इस बात से करना चाहती हूं कि आज हुआ क्या क्या है। आज तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। बहुत से लोग इसी पर आस लगाए बैठे हुए हैं, और दोनों तरफ के लोग कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा। भाटी जी का भी इंटरेस्ट है, चारू जी का भी इंटरेस्ट है, विवेक जी भी नजर गड़ाए हुए बैठे हैं, मुमताज जी भी नजर गड़ाए हुए बैठे हैं। मेरा सवाल सबसे पहले भाटी जी आपसे ये होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जहां जहां हिंसा हुई है वो बहुत चिंताजनक है। अब सीधी बात यह है कि हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले रहा है, लेकिन ममता बनर्जी मुलाकात कर रही है मौलानाओं से, इमामों से।
अब समझ नहीं आ रहा है कि पीड़ित कौन है इस वक्त, क्योंकि वहां जाकर वो मुलाकात करती हैं और इमाम बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं हम देश के पीएम देखते हैं इन्हें। ये कौन सी डील है सर? नहीं, बिल्कुल हिंसा चिंताजनक है कहीं भी हो, और पश्चिम बंगाल से जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो ज़्यादा चिंता पैदा करने वाली हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को सबसे पहले शांति कायम करने पर ध्यान देना चाहिए और सख्ती करनी चाहिए, और अब तो वहाँ केंद्रीय सुरक्षा बल भी पहुँच गए हैं, उनका उपयोग करना चाहिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहे हैं, निचले स्तर से लेकर गली मोहल्ले के नेता से लेकर और माननीय प्रधानमंत्री जी तक, जिस तरह की भड़काऊ बातें कर रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर हमला किया है, बांग्लादेश जैसे हालात हो गए हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये भी बहुत चिंताजनक है। इस तरह के नेता, अगर जिम्मेदार नेता इस तरह के बयान देंगे तो शांति कायम होने में और समय लगेगा, क्योंकि आम जनता नेताओं की बातों को सुन के अपना मन बनाती है, तो इससे इन भड़काऊ बयानों से आग भड़कती है, लोगों के अंदर नफरत भड़कती है। इस तरह के बयान भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं देने चाहिए। टीएमसी के नेताओं का लगातार यह आरोप है कि इस हिंसा के पीछे बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जल्दी ही विधानसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रयोग करती रही है। यह इतिहास में सबने देखा है कि जहां जहां चुनाव होते हैं वो कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी कि सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, हिंदू मुसलमान में लोग बटें। 2013 में ऐसा ही प्रयोग उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने किया था। अफवाहें उड़ा कर, अफगानिस्तान के वीडियो दिखाकर लोगों को भड़काकर दंगे करवा दिए थे, और उसके लिए आज तक समाजवादी पार्टी से सवाल पूछते हैं, समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, जबकि वो दंगे ये जांच में भी सिद्ध हो गया था और भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों को सजा भी हुई, उसमें कई लोग आरोपी बनाए गए कि ये दंगे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने कराए थे। तो ये दोनों चीज़ों पर, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत गैर जिम्मेदाराना बात कही कि वक्फ बोर्ड की धांधलियों की वजह से आज मुसलमान पंचर लगा रहे हैं। पंचर लगाने का काम तो हिंदू भी करते हैं। अगर अब्दुल पंचर लगाता है तो अमर सिंह भी लगाता है। तो अगर अब्दुल तो वक्फ बोर्ड की वजह से लगा रहा है, तो अमर सिंह किसकी वजह से लगा रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, तो प्रधानमंत्री जी हमारे ये भूल जाते हैं कि अब आपको 11 साल हो चुके हैं। देखिए भाटी जी, ये जो बयान आपने पूछा है ना, ये मैंने ओवैसी साहब से भी पूछा था, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना, यही लोग सबसे ज्यादा ये बयान देते हैं कि मुसलमानों के लिए किया मुसलमान युवा तो आज भी पंचर लगा रहा है। तो ये बयान इनके बकौल आते हैं, आपने सुना नहीं है क्या? ओवैसी साहब ने कितनी बार ये बयान दिया है कि मुसलमानों के लिए इस देश में हुआ क्या, आज भी गरीब मुसलमान पंक्चर लगा रहा है, ये उनका बयान है। कितनी बार उन्होंने ये बात कही है। तो मेरा सवाल ये है कि ये हकीकत है, और अगर वक्फ गरीबों के लिए बना था तो उसको काम उस तरह से करना चाहिए था कि गरीबों की मदद हो पाती। वो हुई नहीं, और इसीलिए आज ये इतने बड़े डिबेट का मुद्दा बन गया है जब वक्फ में एक संशोधन किया गया। मैं आ रही हूं भाटी जी, मैं आ रही हूं। एक बार चारू जी से पूछ लो, आपने गंभीर आरोप लगाया, वो कह रहे हैं कि वो ममता बनर्जी के उस बयान से सहमत है जहां बार बार टीएमसी और ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी के नेता आग लगा रहे हैं। चारू जी, आपके नेता आग लगा रहे हैं। भले ही योगी आदित्यनाथ कहें कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो भोगी हैं। वो ये कह रही हैं कि ये इन्हीं की लगाई हुई आग है। सुचारिता जी नमस्ते। मैं भाटी जी की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, लेकिन भाटी जी एक बात बताइए, हिंसा, राजनीतिक हिंसा तो पश्चिम बंगाल में परमानेंट चलती है ना, तो क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी की गलती है? राजनीतिक हिंसा बंगाल में इस हद की चलती है कि पिछले 1 साल के मैं आपको 200 केसेस गिनवा सकती हूँ, और उन केसेस में जितने आरोपी पाए जाते हैं सबके टीएमसी के कनेक्शंस निकल कर आते हैं। इस बारे में लेकिन आप कुछ नहीं कहेंगे। देखिए एक बात समझ लीजिए, ये विरोध नहीं है, ये आतंक मचाने का एक बहाना है। आपको विरोध करना होता तो संवैधानिक तरीके होते हैं, आप धरने पे बैठ जाते ना, ये सब आपको करना नहीं है। ये आप एक आतंक मचा रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल उसको नाम देकर। ये तो और भी ज्यादा शर्मनाक है। अच्छा, आप यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, लेकिन आप मुद्दे पर रहिए। मुझे एक बात बताइए, जहां पर 2.25 लाख करोड़ की संपत्ति हो, 2.25 लाख, अब आप सोच लो ये कितनी बड़ी संख्या है, वहां पर सालाना आमदनी केवल
1.25 करोड़ रुपए की है। ये हो सकता है क्या? कहाँ जाता है बाकी का सारा पैसा? इतना सारा पैसा अब तक कहाँ जा रहा था? अच्छा, आप सबके नेता बार बार वक्फ के ऊपर उंगली उठा चुके हैं, चाहे वो खड़गे जी हों, आपकी पार्टी के नेता हों। तो अगर आज एक रिफॉर्म हो रहा है जो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उस सबसे आप परेशान हो जाते हो। तो मुझे बताइए, जब भ्रष्टाचार पे पूर्ण विराम लगता है तो आप इतने परेशान क्यों हो जाते हो? बार बार जब हम आपसे ये पूछते हैं कि कौन से पॉइंट से प्रॉब्लम है, भाई आप ये बताइए, अमेंडमेंट हाथ में लीजिए ना, अमेंडमेंट हाथ में लीजिए और बताइए कि हमें इस पॉइंट से प्रॉब्लम है। क्यों है भाई प्रॉब्लम? अगर ये पब्लिक ट्रस्ट है तो क्यों ना पब्लिक ऑडिट हो? अगर ये पब्लिक ट्रस्ट है तो बाकी सारे पब्लिक ट्रस्ट की तरह क्यों ना रन हो? देखिए, आपकी राजनीति ना सिर्फ धर्म के नाम पर विभाजन करने से चलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका भला करना चाहती है, सबका विकास करना चाहती है। इसीलिए हम आपसे पूछते हैं कि जिसके पास 9 लाख करोड़ एकड़ की संपत्ति हो, उसका मैंने आपको अमाउंट भी बताया, और वहां पर ना आपने कोई वृद्धाश्रम बनाया, ना कोई अनाथ आश्रम बनाया, ना बच्चों के लिए कोई कोचिंग सेंटर खोला, आप क्या वेलफेयर कर रहे हो? अब होगा वेलफेयर। सारे गरीब मुसलमान तो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, महिलाएं खुश हैं, इतने सारे बोर्ड्स ने, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको एंडोर्स किया है। परेशानी पता है कहां से आ रही है? केवल उन प्रदेशों से आ रही है जहां पर विपक्ष की सरकार है। केवल वहां पर धमकी दी जा रही है, चीजों को जलाया जा रहा है, लोग सड़क पर उतर आए हैं। नहीं, पर बाकी चारू जी, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने नेताओं के बयानों को बिल्कुल नहीं देख रही हैं। आप अपने नेताओं के बयानों को बिल्कुल नहीं देख रही हैं। नहीं, मैं देख रही हूँ। जो ऐसी जहां हिंसा हो रही है वहां पर आपके नेताओं को अपने बयानों से शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए या और चिंगारी लगानी चाहिए? उनके बयान भी तो जिम्मेदाराना हो। नहीं, बिल्कुल शांति बनाए रखनी चाहिए। हाँ, सुचारिता जी, देखिए, आप जानती हैं, आई कॉल अ स्पेड। बिल्कुल शांति बनाए रखने की जरूरत है इस समय, और सिचुएशन इतनी सेंसिटिव हो रही है कि लोग अपने घर पे नहीं रह पा रहे। उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? 400 से ज्यादा परिवार अपना घर छोड़ के जा चुके हैं। इस हद की हिंसा मची हुई है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप एक इंसान को पिन चुभाते रहोगे 10 बार तो वो आउच कुछ तो बोलेगा, तब आप सब परेशान हो जाते हो। लेकिन जब रोज उसको परेशान करा जा रहा है, उसके हर प्रोसेशन पे, हर त्योहार पे, हर सेलिब्रेशन पर आप पत्थर फेंकते हो, आप दंगे मचाते हो, तब तो कोई कुछ भी नहीं बोलता। वो एक बार उफ बोल देता है तो सबको याद आ जाता है, तब आप पता नहीं सेक्युलरिज्म की क्या क्या बातें करने लगते हो। तो ये कन्वीनियंस नहीं हो सकती भाई। चारू जी, मैं एक बार बता दूं कि कोर्ट में आज क्या कहा है। विष्णु जी जुड़ गए हैं, मैं जरा एक बार विष्णु जी के पास जाना चाहती हूँ। वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा पर सीजीआई ने क्या कहा? उन्होंने कहा वक्फ कानून पर होने वाली हिंसा परेशान करने वाली है। ये मुद्दा कोर्ट के सामने है और इस पर हम फैसला करेंगे। हिंसा का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए होता है, हिंसा का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए होता है, ये सीजीआई ने कहा है। विष्णु शंकर जैन जुड़ गए हमारे साथ। विष्णु जी, जरा बताइए, कोर्ट की आप लोग भी एक उम्मीद के साथ है, दूसरी तरफ जो विपक्ष गया है, जो इतनी सारी याचिकाएं गई हैं, जो इस कानून के खिलाफ गई हैं, इस संशोधन के खिलाफ, वो उम्मीद कर रही है कि कोर्ट से ही रास्ता मिले। आज कोर्ट की टिप्पणियां किस ओर इशारा, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि किस ओर इशारा कर रही, लेकिन कोर्ट की टिप्पणियां जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है सुचरिता जी, कोर्ट ने आज ये कहा कि इस अमेंडमेंट बिल में, इस अमेंडमेंट एक्ट में काफी अच्छी चीजें हैं जिसको वेलकम करना चाहिए। इस अमेंडमेंट एक्ट में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे कोर्ट को वेगनेस लगी, जिसको कोर्ट ने कहा कि हम उसको कल एग्जामिन करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई तो जो आर्टिकल 26 की बात कही जाती है कि आर्टिकल 26 में हर आदमी को अपने धर्म के जो इंटरनल मामले हैं उसको खुद से संचालित करने का अधिकार है, उसको भी कोर्ट ने इंटरप्रेट किया और कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसी इसमें ऐसा लगता नहीं कि कोई भी प्रोविजन है जो आर्टिकल 26 का वायलेशन करते हैं। वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड का जो कॉम्पोजिशन है उसमें काफी हद तक डिबेट हुई। जो हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब है तुषार मेहता जी, उन्होंने कोर्ट में जेपीसी की मंशा भी बताई कि 2 से ज्यादा नॉन मुस्लिम मेंबर इसमें नहीं रहने हैं। वक्फ बोर्ड में जो 22 मेंबर का कॉम्पोजिशन है, वक्फ काउंसिल में जो 22 मेंबर का कॉम्पोजिशन है और वक्फ बोर्ड में जो 11 मेंबर का कॉम्पोजिशन है, इसको भी क्लैरिफाई किया गया। तो कोर्ट में काफी हद तक आज इंटरेक्शन हुआ बार और बेंच के बीच में, और जितने अमेंडमेंट्स हैं जो लाए गए हैं उसमें काफी रूप से हर एक अमेंडमेंट के ऊपर चर्चा हुई। सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, प्राइवेट पार्टीज ने भी अपना पक्ष रखा, और इस मामले की सुनवाई अभी कल दोबारा 2 बजे के लिए रखी गई है। कल दोबारा 2 बजे इसकी सुनवाई जी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जामा मस्जिद का भी जिक्र आज कोर्ट में हुआ। विष्णु जी, मैं चाह रही हूं कि उसे लेकर जो बात हुई है वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं और समझाएं। नहीं, आज जो जामा मस्जिद को लेकर बात हुई है
वो उसका कंसेप्ट ये था कि ये बोला गया कि भाई वक्फ बाय यूजर का जो कंसेप्ट है ये हटा दिया गया है इस अमेंडमेंट एक्ट से कंप्लीटली। और ये कहा गया है इस अमेंडमेंट एक्ट में कि अगर कोई वक्फ बाय यूजर के रूप में संपत्ति दर्ज है और अगर उस पर डिस्प्यूट है तो वो वक्फ बाय यूजर नहीं मानी जाएगी। तो इस पे जो है डिस्कशन और डिबेट हुआ, और डिस्कशन और डिबेट के दौरान उदाहरण दिए गए कि जामा मस्जिद अगर है और वहां पे अगर कोई वक्फ बाय यूजर वो नहीं है तो फिर उसको कैसे देखेंगे। और इसमें जामा मस्जिद के ऊपर एक और डिस्कशन हुआ जो मैं आपको बता दूं कि अगर वो एएसआई प्रोटेक्टेड है और वहां पे वक्फ लागू नहीं होगा तो वो कैसे देखा जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि गौरतलब है संभल की जो जुमा मस्जिद है वो एएसआई प्रोटेक्टेड है, पर अब जो प्रेजेंट अमेंडमेंट एक्ट आ गया है उसके तहत वहां पे वक्फ का कानून लागू नहीं होगा। तो जो वो एक पक्ष है जो कह रहा है कि अमेंडमेंट टोटली गलत है, ठीक, और जो कोर्ट में डिस्कशन हुआ तो उस पे ये चर्चा हुई, उतनी बात बताना सही नहीं होगा क्योंकि अभी तो ओरल ऑब्जर्वेशंस है सारे, जब तक कोर्ट का अभी जजमेंट नहीं आ जाता है। तो डिस्कशन ये है कि भाई इसको कैसे इसका इंटरप्ले होगा। अगर कोई एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और वहां पे अब वक्फ का कानून लागू नहीं होगा तो वो कैसे चलेगा। तो कोर्ट ने ये भी कहा ये तो आपके पक्ष में है। आज कोर्ट की ये भी टिप्पणी आई बिल्कुल मुस्लिम साइड के लिए कि ये बात तो आपके पक्ष में है क्योंकि वो एएसआई एक्ट 1958 से गवर्न होगा। जो दूसरी बात आई कि वक्फ बाय यूजर का जो कंसेप्ट आया, तो वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट को लेकर मैं आपको बहुत ही संजीदगी से क्लैरिफिकेशन के साथ बताना चाहता हूं। वो जहां पे ये शब्द प्रयोग किया गया है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति रजिस्टर्ड है और वो अगर डिस्प्यूटेड है तो वहां पे वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट नहीं होगा। इस पे कोर्ट को संशय है, शंका है, और कल सुनवाई के लिए दोबारा 2 बजे इसके लिए बुलाया गया। आपने जो बात कही, विष्णु शंकर जैन बता रहे हैं कि कल कैसे 2 बजे फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन विवेक जी, आपने विष्णु जी को सुना, विष्णु जी बड़े कैटेगोरिकली कह रहे हैं, जरा प्लीज विष्णु जी और विवेक जी को स्क्रीन पर रखिए। मैं बहुत कैटेगोरिकली वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 26 का भी जिक्र आया, और वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे हिंदू समुदाय के लिए भी कानून बनाए गए, वहां पर उसमें भी कोर्ट ने काम किया, कोर्ट ने कानून बनाए हैं, तो ऐसे ही इस मामले को भी कोर्ट देखेगा। और ऐसा नहीं है कि इसके हस्तक्षेप से बाहर है। तो ऐसे मामलों में मेरा सीधा सवाल यह है कि कोर्ट से बहुत आस लगाकर बैठे हैं, तो अब कोर्ट देखेगा। अब बहुत से मामलों में तो पक्ष में है, जैसे विष्णु जी ने कहा जामा मस्जिद के मामले में। नहीं कोर्ट में हाँ, कोर्ट में तो हम लोग गए ही हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी कोर्ट में रिट डाली है। कॉमरेड डी राजा गए थे कम्युनिस्ट पार्टी के बिहाफ पर, वो भी रिट डाल चुके हैं, उसकी भी सुनवाई थी। कपिल सिब्बल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विष्णु जैन जी। कपिल सिब्बल ने आर्टिकल 26 का हवाला दिया और कहा कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल है जो कहता है कि साहब आप इंटरफेयर नहीं कर सकते दूसरे के रिलीजियस राइट ऑफ फ्रीडम में। और यहाँ मैं 5 सेकंड में ये भी रेटरेट कर दूंगा इस देश के सामने जो यह अफवाह फैलाई जाती है कि 42nd अमेंडमेंट के बाद ये देश सेकुलर डिक्लेयर हुआ। नहीं, देश सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही था। 1976 से 42nd अमेंडमेंट में उसको री-इन्फोर्स करके फिर से दिखाया है प्रीएम्बल में। दैट्स अबाउट इट। तो लेकिन मेन बात तो ये है ना कि आपने जेपीसी में जो अपोजिशन पार्टीज ने आपसे मांगे की थी वो मानी नहीं है सरकार ने। मेरे ख्याल विष्णु जैन खुद भी गए थे अपनी कुछ मांगे लेके, मुझे नहीं मालूम कितनी मानी गई कितनी नहीं मानी गई। हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से आप जो है एक ग्लोरियस पिक्चर दिखाते हैं, सुना दिया आपको, हमारी नहीं मानी, आपकी नहीं मानी गई, हमारी भी नहीं मानी गई सब। हाँ वो ठीक है, उनकी नहीं मानी गई, लेकिन हमारा जेपीसी बना था जिसमें सदस्य बैठे थे जो जिन लोगों ने तो आप भी कोर्ट गए, यहाँ भी लोग कोर्ट गए। तो कोर्ट को जो कर रहा है करने दो, लेकिन सब जो बाग दिखाने से तो नहीं होता ना। 370 के बाद तो यहाँ पे साफ फैला दिया गया था हटने के बाद कि हर आदमी कश्मीर में प्लॉट खरीद पाएगा। अडानी साहब को छोड़ करके मुझे नहीं पता कितने बिहार यूपी के लोग गए हैं और कश्मीर में प्लॉट खरीद पाए हैं। चवन्नी है नहीं जेब में, 80 करोड़ को राशन खिलाते हो, ये हाल है। और यहाँ पे आप इन सारी जमीनों का ऑक्शन लास्ट में इन बड़े बिजनेसमैनों को ये सुचरिता जी, मैं सिर्फ आज जो कोर्ट की हेयरिंग है उसके ऊपर डिबेट मैं जो देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। मैं वकील के रूप में बैठा हूँ और कोर्ट की जो आज हेयरिंग है उसके ऊपर मैं हिसाब से कमेंट कर दीजिए आप। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने उन्हें अनुरोध भी इसीलिए किया कि कोर्ट की जो हियरिंग है उसको जरा डाइसेक्ट करके हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि उसमें वक्फ बाय यूजर का भी 26 पे लाइट डालिए और मुझे बताइए। हाँ ठीक है मैं वो बोल रहे हैं आर्टिकल 26 पर ही बोल रहे थे सर। हाँ पूछ लेती हूँ मैं, चलिए आर्टिकल 26 पर बता दीजिए, फिर मैं फैज जी के पास जाऊँ। इनका क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या ये अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 26 की लाइट में है? देखिए विवेक जी, आज के दिन में मेरा आपका डिबेट करना इस समय कोई उसका मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तो कोर्ट की हियरिंग चल रही है और मैं यहाँ पे वकील के रूप में हूँ। तो जो कोर्ट की हियरिंग हुई मैं हूबहू वही बात बताऊंगा।
जो कपिल सिब्बल साहब है, राजीव धवन साहब है, आर्टिकल 26 पे आप एज अ वकील लाइट डालिए। जितने, अरे वही बात बता रहा हूँ, जितने आज मुस्लिम पक्ष के लोग उनकी तरफ से जो वकील खड़े हुए थे, उन्होंने यही बात रखी कि जो प्रेजेंट अमेंडमेंट है, इसमें जो वक्फ काउंसिल में आपने 2 नॉन मुस्लिम मेंबर रखे हैं, वक्फ बोर्ड में जो 2 नॉन मुस्लिम मेंबर रखे हैं, ये हमारे धार्मिक राइट्स का उल्लंघन है, आर्टिकल 26 से हिट है, इसलिए इसको आप रोक दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की हियरिंग कल दोबारा 2 बजे करेंगे। तो अभी तक की बात यह है, मैं आपको हुबहू वही बता रहा हूँ जो कोर्ट में हुआ है। अभी मैं इसमें कोई पॉलिटिकल डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। सही बात, ये सिर्फ और सिर्फ एक लीगल मसला है जो कोर्ट में है, कोर्ट की हियरिंग चल रही है, कल 2 बजे दोबारा सुनवाई पे लगा हुआ है। कपिल सिब्बल साहब और एक पक्ष जो इस अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ है, वक्फ काउंसिल में मुस्लिम मेंबर के इंक्लूजन के, नॉन मुस्लिम मेंबर के इंक्लूजन के खिलाफ है, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर के इंक्लूजन के खिलाफ है। उसमें सरकार ने भी अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट कल दोबारा 2 बजे इसकी सुनवाई करेगी। ठीक है, मैं ये बात बता रहा हूं। ठीक है विष्णु जी, बहुत धन्यवाद आपका। विष्णु जी को मैंने अनुरोध किया था कि वो आकर जरा कोर्ट का इस मामले को समझा पाए, क्योंकि इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा वो अभी बोल नहीं पाएंगे, लेकिन जो कुछ हुआ है आज कोर्ट में समझा पाए। अब जब वो बोल रहे थे, फैज जी भी कह रहे थे बिल्कुल ठीक है, मुमताज जी भी कह रहे थे बिल्कुल ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें ठीक क्या है? मुमताज जी पहले, फैज जी आप बताइए, फिर मुमताज जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय। सुचरिता जी, हम सद्बुद्धि से एक बात समझेंगे, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, लेकिन सामान्य व्यवस्था और नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन। अब देखिए धार्मिक मामला क्या है, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, और अमित शाह जी सदन में ये बात बहुत अच्छे से कह चुके हैं कि वक्फ, वाकिफ, मुतवल्ली, इमाम, मौज़न कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होगा। यहां तक कि वक्फ में कुछ गैर मुस्लिम थे, उनको भी निकालकर बाहर फेंक दिया, और कुछ छद्म लोग ना आ जाएं, इसलिए 5 साल का भी नियम लगाया। बेटा असली मुसलमान होगे तभी धार्मिक प्रक्रिया वक्फ कर सकोगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, आप असली मुसलमान पढ़कर यदि आप 5 साल प्रैक्टिस करोगे तभी असली मुसलमान कहलाओगे, और जो हम जन्म से हैं वो कभी भी वक्फ कर सकते। अब आप समझिएगा, ये धार्मिक मामले में कोई गैर मुस्लिम नहीं आएगा। लेकिन एक छोटे से उदाहरण समझिएगा, राम प्रताप तिवारी जी बिजली विभाग के अध्यक्ष हैं उस क्षेत्र के, ठीक है? क्या मस्जिद बिजली लेने से इनकार करेगा क्योंकि तिवारी या पांडे हैं या यादव? नहीं करेगा ना। यह धर्मनिरपेक्ष मैटर है। उसी तरीके से वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल ये एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है, धार्मिक मामलों के प्रबंध का मैटर नहीं है। जिस प्रकार मजदूर कोई भी हो सकता है, बिजली विभाग का अधिकारी कोई भी हो सकता है, एसपी कोई भी हो सकता है, ये समझना चाहिए। ठीक है, अब जो बात फैज खान साहब बोल रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रही हूं मुमताज जी, क्योंकि ये बार बार देखिए धर्मनिरपेक्ष तो मुझे लगता है कि इस वक्त मुख्यमंत्री को भी दिखना चाहिए, और मैं इससे बहुत पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, क्योंकि आज भी मुख्यमंत्री हिंसाग्रस्त इलाके में या फिर उन पीड़ितों से नहीं मिली, बल्कि अब आज भी वो वक्फ की कानून पर मौलानाओं से मिल रही हैं। तो हम बार बार ये कहते हैं कि हम बार बार सेक्युलर भावना की बात करते हैं, लेकिन वो सेक्युलर भावना पश्चिम बंगाल में नजर नहीं आ रही है। आप कोर्ट की बात करिए, यूपी की बात कर लीजिए ना। आप तो हर डिबेट में यूपी लाते हैं, उस पर बोलिए ना, आपका तो फेवरेट टॉपिक है। नहीं बोलिए यूपी में बोलिए। देखिए ऐसा है, मैं सबसे पहले बताऊं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो जिस तरह की बहस हो रही है, और मेरी जो सीनियर एडवोकेट हैं सैयद फरमान अहमद नकवी, उनसे मेरी तफसील से बात हुई है, ठीक है, और उन्होंने जो बात बताई है वो बहुत बड़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे सवाल किया है, जिसको ये जलेबी बना रहे थे अभी हमारे फैज साहब, वो सवाल किया कि अगर आपके धार्मिक मामलों में, आपके मठ में, आपके मंदिर में अगर किसी मुस्लिम को बनाया जाएगा तो आपको कैसे लगेगा। ये देखिए मैनेजमेंट में मैं हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज कर दो भैया, मंदिर के मैनेजमेंट में मैं हूँ, मैं पुजारी नहीं हूँ सुचरिता जी, अरे आप मैनेजमेंट में हूँ। ये देखिए आप हर जगह हनुमान मंदिर का मेंबर हूं, आप हर जगह, मैं व्यवस्था में हूँ, मैं पुजारी नहीं हूँ यहाँ का, मैनेजमेंट में आप हर जगह हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ। आप मस्जिद का भी दिखा दीजिए, कोई हो तो दिखाइए मस्जिद का। अरे वो मस्जिद में नहीं है ना कोई, मस्जिद में इमाम अमित शाह जी नहीं बन रहे हैं ना, मस्जिद में इमाम अमित शाह जी नहीं बन रहे हैं, किरण रिजिजू मौजन नहीं बन रहे हैं, व्यवस्था में 2 गैर एक्सपर्ट, आप मस्जिद का दिखाइए, आप मुसलमान गैर मुस्लिम एक्सपर्ट को लाया लेकर के आगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सर्टिफिकेट है तो है, देखिए हम एडमिनिस्ट्रेशन में है मंदिर के, बहुत पुजारी नहीं है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन मस्जिद, और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा
और ये लोग जो जलेबी बना रहे हैं, जो देश को जलेबी नहीं, सच्चाई है। सुप्रीम कोर्ट सदस्य हैं मंत्री समिति के। आज आपको भरोसा है ना, आपको भरोसा है ना सुप्रीम कोर्ट पर, आपको भरोसा है ना? हमें भरोसा है। हाँ, बस अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पर अभी भी भरोसा है। अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पर अभी भी भरोसा है, सरकार पर तो नहीं है। ये तो फैक्ट है ना, सरकार पर तो नहीं है। चाहती, सरकार पर भरोसा पर है, ये अच्छी बात है। सरकार पर भरोसा न किसानों को है, न नौजवानों को है, न मुसलमानों को है। बहुमत में एनडीए की सरकार चल रही है। तब भी तीसरी बार जनता ने वोट देकर तीसरी बार भरोसा नहीं है। हार गए। क्या बात कर रहे हैं? यूपी में हार गए। लोकसभा चुनाव था कि विधानसभा चुनाव था? विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव। क्या बात कर रहे हैं? अरे मुमताज जी कैसी बात करते हैं भाई? किसी को भरोसा नहीं है। नहीं मुमताज जी बात कर रहे हैं। अरे भाई मुमताज जी, एक मिनट रुकिए। मुमताज जी एक सेकंड, खुश हैं? किसी को भरोसा नहीं है, तब भी तीसरी बार सरकार बन गई है। किसी को भरोसा नहीं है। नहीं, ये ठीक है, नहीं है ये। आप बार-बार इस बात को हाईलाइट करना चाहते हैं। एक सेकंड, क्यों नहीं 400 पार चले गए? संविधान ने व्यवस्था दी है 400 पार चले गए। आपके सीने पे सांप लौटता 300 पार कर लिए तो भी 400 एक सेकंड लौट रहा है। 400 पार क्यों नहीं? अरे भाई इसलिए नहीं हुए जिससे आप कोई ऐसा तो हो जिससे सब लोग ब्लैकमेल कर पाए। अब चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार को ब्लैकमेल कर रहे हैं ना सब लोग। कौन कर रहा है ब्लैकमेल? बार-बार ब्लैकमेल ही तो कर रहे हैं कि ये लोग मौलानाओं का वोट नहीं मिलेगा, मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। ये उन दोनों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनकी पार्टियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो ईडी है, किया जा रहा है कि एक मिनट। अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ मेहमानों के पास। एक मिनट जरा, मैं सीधे विवेक जी बोलना चाह रहे हैं। विवेक जी बोलिए। यहाँ पर तो एक जंग सी छिड़ गई है स्टूडियो के अंदर भाई। विवेक जी बताइए। विवेक जी देखिए, ममता बनर्जी, मुझे बहुत हैरानी होती है। मैं आपसे पूछती हूँ क्योंकि वहां पर आप लोग ममता बनर्जी का विरोध करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां बंगाल में आप लोग विरोध करते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में आप लोग साथ हैं। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी कम से कम कह तो रहे हैं ममता बनर्जी ने जो किया बहुत गलत कर रही हैं, वो वोट बैंक के लिए कर रही हैं। आप में इतनी हिम्मत है कि आप ये बोल पाए कि वो वोट बैंक के लिए कर रही हैं? देखिए हाँ, नहीं वोट बैंक के लिए क्या कर रही है? मेरा ममता बनर्जी से क्या लेना देना? मेरा लेना देना एज ए पॉलिटिकल एंटिटी, एज ए लेफ्टिस्ट इस देश की माइनॉरिटीज और मुसलमानों के साथ है। अच्छा। एक बिल आया है जो गलत है, 5 साल पहले प्रूव करिए कि आप मुसलमान हैं। वो मुर्शिदाबाद में हिंदू भी माइनॉरिटी ही थे सर। सरकार स्टडी मुर्शिदाबाद में हिंदू माइनॉरिटी थे। उसके बाद सुनिए, उसके बाद मुर्शिदाबाद में हिंदू माइनॉरिटी ही है। हाँ सुनिए नहीं एक मिनट मैडम, आप कई इश्यूज को यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। हम नहीं मिक्स नहीं कर रही हूँ। पहली चीज मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनकी भी तो कोई आवाज बने ना। नहीं आप सुन लीजिए एक मिनट। मैं बता देता हूं ना कहाँ मिक्सिंग हो रही है। पहला इशू तो बिल्कुल अलग है कि ये कानून गलत है तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, एक इशू हुआ। दूसरा, इससे मुसलमानों का हिंदुओं से कोई लेना देना ही नहीं है। प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ है, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई है ही नहीं। सर पश्चिम बंगाल में तो यही हो गई है। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई वहां यही हो गई है, और अगर आप इसे नहीं देख रहे हैं तो ये गलत है। अच्छा, तीसरा उसके अंदर आप नहीं आप सुनिए आप देख नहीं पा रहे हैं वहां पे क्या लड़ाई है? क्या वो हिंदू मुसलमान नहीं हो गई है? बैठिए भी ले आए नहीं, परहैप्स ख्याल से तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपको पता है लेकिन आप कैमरे पर मानना नहीं चाहते। मुसलमानों का पैसा, सुनिए नो, मुसलमानों का पैसा, मुसलमानों की जमीन, मुसलमानों का दीन, उनका ईमान, उनकी डोनेशन, हिंदुओं का क्या मतलब है उससे? और मुसलमान हिंदू से क्यों लड़ेगा, क्यों मारेगा? ये सीधी संघ परिवार की साजिश है। हमारी वक्फ अमेंडमेंट एक सेकंड मेरी बात सुनिए जरा विवेक जी। आपने कहा कि हिंदुओं का क्या लेना, हिंदुओं को क्या मतलब है? नागपुर में वक्फ पर जब कानून बन रहा था तब भी मुसलमान नेता ही बोल रहे थे, आम मुसलमानों से ही बात हो रही थी। अभी ये मुद्दा इसलिए गरमाया क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य, आप तो लेफ्ट से आते हैं, केरल में तो सरकार इसे लागू करने की बात करती है, वहां पर लागू करने की बात करें। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही मैं इसे लागू नहीं होने दूंगी। इतनी बड़ी उन्होंने बैठक कर दी है मौलानाओं के साथ, इमामों के साथ। आज स्टेडियम देखिए कैसे भरा हुआ है, स्टेडियम भरा हुआ है। आप तो केरल पर बोलिए ना, केरल में जो सरकार लागू करना चाह रही है और वहां पर मुस्लिम संगठन ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुस्लिम संगठन वहां कह रहे हैं मार्च कर रहे हैं। मैडम भारतीय सुनिए, पहली चीज कम्युनिस्ट पार्टियां इस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हैं। सीपीआई ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली। केरल सरकार का स्टैंड बताइए मुझे, केरल सरकार का स्टैंड, उसके लिटिगेंट है। केरल सरकार का स्टैंड बताइए मुझे विवेक जी, केरल सरकार का स्टैंड क्या है? सरकार में सीपीआई नहीं है। केरल सरकार का स्टैंड बताइए ना सर, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। आप ऑन रिकॉर्ड बताइए केरल सरकार का स्टैंड क्या है इस पर? हम इस बिल को नहीं मानते। नहीं तो सरकार का स्टैंड है, इस बिल को सरकार का स्टैंड है, इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट। ये सरकार का स्टैंड है क्या विवेक जी?
आप तो क्यों सीपीआई नहीं की डाला बात मत रेड करिए, डालने मुझे के लिए? आप क्यों मुझे CPI बताइए, रेड- आप ये what do you mean सरकार का सरकार स्टैंड है, इसे लागू नहीं होने देंगे? CPI is in the government. केरल में लागू नहीं होगा? अरे बाबा CPI केरल में लागू नहीं हम होने इसको देंगे? नहीं लागू हम अब करेंगे आप, क्योंकि केरल में सरकार ने कहा हम इसे लागू करेंगे, वहां पर क्रिश्चियंस को उनका हक दिलाने के लिए सरकार ने कहा हम लागू करेंगे। मुस्लिम संगठन वहां पर कह रहे हैं नहीं लागू होगा। अब सुन लीजिए मैडम, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। मैंने इतनी बार आपसे सवाल पूछ दिया, विवेक जी, आपके जैसा व्यक्ति जो खरा बोलता है, मैडम सुन तो लो ना, 1 मिनट। नहीं, आपके जैसा व्यक्ति जो खरा बोलता है आज इसका जवाब डायरेक्ट नहीं दे पा रहा। कॉन्करेंट लिस्ट एक होती है। कैन आई स्पीक? प्लीज बोलिए। कैन आई स्पीक फॉर 10 सेकंड? आई गिव यू द आंसर। एक कॉन्करेंट लिस्ट है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट सब्जेक्ट अलग होता है, सेंट्रल का सब्जेक्ट अलग होता है। कॉन्करेंट लिस्ट में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ओवरलैप करता हुआ अगर कोई इशू है तो केंद्र सरकार का फैसला कॉन्स्टिट्यूशनली फाइनल है। तो फिर अगर फाइनल है तो बंगाल में भी फाइनल है। बिल्कुल, अगर फाइनल है तो बंगाल में भी फाइनल है। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर फाइनल है तो बंगाल नहीं, बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही है हम लागू नहीं करेंगे। अब बोलिए आप, इसका अब आप तो दोनों तरफ से फंस गए, एक तरफ हुआ एक तरफ खाई हो गई आपके लिए। कॉन्करेंट लिस्ट में है। हाँ तो फिर आपने कहा केंद्र सरकार का मुद्दा फाइनल, मैडम तो फिर इसका मतलब ये है पश्चिम बंगाल में भी फाइनल है। हाँ, ये आपको हमें पालन करना पड़ेगा, लेकिन हम जैसे हमने किसान बिल वापस कराया था, ये प्रोटेस्ट है। चारू जी बोल रहे हैं, चारू जी के पास जाएंगे। चारू जी और पार्टियां, लेफ्ट पार्टियां इंडिया अलायंस के देखिए, मैं एक चीज जानती हूँ विवेक जी, आप खरा बोलते हैं, लेकिन चारू जी आज ये थोड़ा सा मुश्किल में फंसे हैं क्योंकि इन्होंने केरल की गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर नहीं बता पा रहे। केरल गवर्नमेंट का स्टैंड क्या था? और अगर ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड फाइनल है तो फिर वो बंगाल में भी होगा, फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट कैसे कहेगी? ऐसे हिंसा का साथ देगी और कहेगी हम नहीं लागू करेंगे। बोलिए चारू जी। आई एम सेइंग इट फाइनल। चारू जी बोलिए। जी विवेक जी, आई डिड नॉट इंटरप्ट यू। अब मैं रिस्पेक्टफुली आपको 2 बातें बताना चाहती हूँ। जिस बात को आप बार बार प्रोटेस्ट कह रहे हो ना, जिसको आप बार बार प्रोटेस्ट कह रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड ये प्रोटेस्ट नहीं है। इस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर अटैक करना, ये हद की एक माहौल बना देना कि लोग अपने घर में नहीं रह पा रहे, हिंदुओं को अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। मुर्शिदाबाद में, अपने खुद के देश में, अपने प्रदेश में, अपने घर में वो रेफ्यूजी बन चुके हैं। ये आपने हालत कर दी, आप इसको प्रोटेस्ट बोलते हो? आप कैसे इसको प्रोटेस्ट बोल सकते हो? जो आज बंगाल की हालत है ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ठीक है? ये अराजकता है, ये आर्सन हो रहा है, ये टेरर है, टेरर। और इस टेरर को आप कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर रहे हो उसको प्रोटेस्ट बोल के। प्लीज इसको प्रोटेस्ट मत बोलो। दूसरी बात, अगर हर चीज इस देश में कानूनी प्रक्रिया से चलेगी तो आज कोर्ट में केस है। प्लीज रिमेंबर, कोर्ट से स्टे मांगी गई थी इस एक्ट के ऊपर, स्टे नहीं दी कोर्ट ने। कोर्ट ने ये बोला जिस जिस बिंदु पर आपत्ति है आप यहां पर खड़े होकर आर्ग्यू कर लीजिए, which both the sides are doing. So why can you not stick to that? अगर कोर्ट ने स्टे नहीं दी है तो मतलब बंगाल जलता रहेगा? ये ब्लैकमेल है क्या? ब्लैकमेल से चलेगा क्या देश की? देखो हम देश जलाएंगे, कोना कोना जलाएंगे, हिंदू अपने घर में नहीं रह पाएंगे। मैं आ रही हूँ, पहले एक बार भाटी जी के पास जाओ। अब आप मुझे बताइए, आप इसको प्रोटेस्ट बोल रहे हैं, अगर आप इसको प्रोटेस्ट बोल रहे हैं तो ये जल क्यों रहा है प्रदेश हमारा? हाँ सुनिए, क्यों जल रहा है? आप सुन लीजिए। नहीं, इसलिए अगर आप इसको कह रही हैं कि मेजॉरिटी मुसलमान इससे खुश है और पसमानदा इससे खुश है, गरीब मुसलमान खुश है, तो वो इसके फेवर में सड़क पे क्यों नहीं आ रहा है? कौन आया है सड़क पे फैज खान को छोड़ करके? ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच वाले। और कौन आया है? और क्यों नहीं उनको मार के फैज जी को पूछ रहे हैं। और करोड़ों करोड़ों मुसलमान इस देश का इसके समर्थन में है। ये जो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं ना, ममता बनर्जी के दंगाई है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दंगाई है, ये केपीसी में जा चुका है। हम अरे जो सड़कों पे नहीं आ रहे हैं सब ईस्टर्न ट्रिपल तलाक में मुसलमान समर्थन में है, राम मंदिर के समर्थन में है, जब सिया आया तब समर्थन में है। आप क्या बात कर रहे हैं? तब आपने ये दंगाई लोग हैं, ये ओवैसी के दंगाई है, ये पर्सनल लॉ बोर्ड के दंगाई है, समझ गए? और आप इनको जो बहुसंख्यक हिंदू हैं आज यहाँ ताली और ताली बने हुए आपके चक्कर में, मिठाई बांटने के लिए आपके हिंदू शरणार्थी बने हुए बनाया गया, दंगा करवा रहे हैं कोई आपका समर्थन में, आपका कोई काम नहीं है। जब सनातन बोर्ड से बात नहीं बनी, सनातन बोर्ड मुसलमानों ने कहा बनाओ सनातन बोर्ड, मिलता बनाओ सनातन बोर्ड, मुस्लिम बच्चों के हाथ में मुसलमान मिलने वाली। अच्छा ठीक है, भाटी जी ऑन स्क्रीन प्लीज, एक मिनट प्लीज। अच्छा मुमताज जी एक मिनट,
भाटी जी, चारू जी, निकालेंगे चोरों को, वक्त के चोरों को पकड़ के निकालेंगे। अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट, सुनिए पकड़ के जेल में डालेंगे, जेल में ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक मिनट रुकिए, मैं भाटी जी के पास जा रही हूँ। मुमताज जी, नहीं मुमताज जी, भाटी जी के पास जा रही हूँ। देखिए सबका बोलने का समय होता है, भाटी जी कितने पेशेंटली वेट कर रहे हैं। भाटी जी एक बात बताइए मुझे जरा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि विवेक जी ने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही। उन्होंने कहा, मैंने केरल का सवाल इसीलिए पूछा था क्योंकि केरल में की सरकार बीजेपी की सरकार नहीं, क्योंकि आप लोग बार बार कहते हैं बीजेपी की सरकार है तो लागू करेंगी। केरल की सरकार बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन वहां पर भी लागू करने का इसीलिए दबाव था क्योंकि वहां क्रिश्चियन परिवार है जिनकी जमीन वक्फ ने किस तरह से अपने कब्जे में ले ली। वो उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि हम इसे लागू कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, केरल में लागू हो रहा है और विवेक जी ने यह भी कहा कि ये केंद्र का कानून है तो सब जगह मायने रखेगा, सबको लागू करना पड़ेगा। तो फिर पश्चिम बंगाल एक अपवाद कैसे हो सकता है? वहां विरोध हो सकता है, पर हिंसा कोर्ट ने भी कहा दबाव बनाने के लिए की जाती है। नहीं, देखिए, विरोध केवल पश्चिम बंगाल में नहीं है, विरोध तो लगभग हर स्टेट में है, हर प्रदेश में। ठीक है, हिंसा सुन ली। कहीं की सरकारें इसके समर्थन में है, कहीं की सरकारें विरोध में है। और क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है, भारत में एक खाली केंद्रीकरण नहीं है, राज्यों की भी अहमियत होती है, राज्यों की राय की भी अहमियत होती है। लेकिन एक बात में, जब आपने आर्टिकल 26 पर चर्चा शुरू की, आर्टिकल 26 पर कई लोगों ने रखा और कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ये बोला, आपने बताया, तो उस पर फैज खान साहब ने एक बात रखी। देखिए, एक तो हमें अभी विवेक जी को टिप्पणी कर रहे थे, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि फैज खान साहब आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरएसएस की एक संगठन के अध्यक्ष हैं, तो वो आरएसएस की भाषा बोलेंगे, इस बात को हमें दिमाग में रखना चाहिए। और हर संगठन को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, इसमें कोई हम बुरा नहीं मान रहे, लेकिन वो जो भाषा बोलते हैं वो स्वतंत्र आवाज नहीं होती, वो जो आरएसएस इशारा करती है, जो आरएसएस उन्हें गाइडलाइन देती है, उसमें वो बोलते हैं। तो जब आर्टिकल 26 पर चर्चा हो रही थी तो फैज खान साहब ने कहा कि आर्टिकल 26 तो केवल धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के बारे में है। तो मैंने तुरंत ये कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी मेरे हाथ में है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के देखा, मैंने कहा फैज खान साहब जो कह रहे हैं उसे चेक कर लूं। तो ऐसा नहीं है, आर्टिकल 26 में 4 बिंदु हैं। और अधार्मिक कार्यों का प्रबंधन, धार्मिक संस्थाओं के संचालन का अधिकार, धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन का अधिकार और धार्मिक संपत्तियों के बारे में नियम कानून बनाने, उन्हें संचालित करने का अधिकार देती है। तो ये जो वक्फ संपत्तियां, इसमें कब्रिस्तान आते हैं, मस्जिदें आती हैं, मजारें आती हैं, ये धार्मिक संपत्तियां हैं। इनका अधिकार हमारा संविधान उस समाज को देता है, उस धर्म के लोगों को देता है जिस धर्म से वो संबंधित हैं। तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना सीधे सीधे आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। ये बात हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए। भाटी जी, मुझे लगता है कि ये बात कोर्ट को माननी चाहिए ना। कोर्ट में आज यही मुद्दा उठा था, जब कपिल सिब्बल साहब ने इस बात को रखा, अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात को रखा, तो कोर्ट ने कहा, थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की। कंफ्यूज करने की कोशिश की। नहीं, वो तो कोर्ट ही तय। सुचारिता जी, मैं इस बात का जवाब देना चाहती हूं। ये कहा कि आर्टिकल 26, क्योंकि आर्टिकल 26 की जब बात हुई, उन्होंने कहा हमने हिंदुओं के लिए भी ऐसे मामलों में कानून बनाए हैं, ये कोर्ट का कहना था। तो इसका सीधा मतलब यह है, क्योंकि तिरुपति का भी जिक्र आया वहां पर, कोर्ट में तिरुपति का भी जिक्र आया सर। मैं जवाब, तिरुपति का जिक्र आया था, प्लीज बोल लूं, बता दूं। हाँ, चारू जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। साल पुराना मंदिर है, इसमें 35,000 मंदिर हैं तमिलनाडु में, है ना? और यहाँ पर टेम्पल ट्रस्ट में नॉन हिंदू होते हैं ना? नहीं होते क्या नॉन हिंदू? बताइए। अगर ट्रस्ट एक पब्लिक प्रॉपर्टी मानी जाती है, एक पब्लिक बोर्ड माना जाता है, तो इतने सारे प्रदेश हैं जहां पर मैं आपको बता सकूं इंस्टेंसेस जहां पर नॉन हिंदूज टेम्पल ट्रस्ट पर सर्व करते हैं। तो मुझे बताइए ना, आप अगर सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो ये सेक्युलरिज्म सबके लिए सेम क्यों नहीं है? नहीं, अगर चर्च को जमीन चाहिए, एक मंदिर को जमीन चाहिए, वो कलेक्टर के थ्रू आती है, बताइए। नहीं, तो एक मंदिर के ट्रस्ट में नॉन हिंदू बैठ रहा है, आपने कभी उसके बारे में आवाज नहीं उठाई? उसमें छेश्वर हनुमान गंदगी फैला रहे हो, इसलिए ताजा बना के ला रहे हैं। गंदगी फैला रहे हो आप लोग, गंदगी फैला रहे हो आप लोग।
फुटेज खाने के लिए ला रहे, छोड़ो इसको। ये सब बिल्कुल हमारे घर यही सब तो है। दिखाने के लिए क्या होता है? ऐसे में दरगाह में आए हिंदू, ये गंगा जमनी तहजीब है तुम्हारी, हिंदुओं को झेल नहीं पा रहे, हम ये और हम बुला रखे, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या भाईचारा है तुम्हारा? फुटेज खाने क्या भाईचारा है तुम्हारा? क्या भाईचारा है तुम्हारा? शर्त हाथ से करके ले मुझे देखिए, ये जिस तरह से ठीक है, मुझे नहीं लगता इस भाई ये महाभारत अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है। मुमताज जी ठीक है, एक सेकंड, गुमराह कर रहे हो। कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट में कल भी सुनवाई होगी। हम इंतजार करेंगे कि कोर्ट में कल सुनवाई। दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद, असली स्वाद तो MDH